हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका क्रक्स प्रतियोगिता में। दोस्तों हम मॉडर्न हिस्ट्री की कोर्स कर रहे थे और उसके साथ साथ जो है 10 क्वेश्चंस को कर रहे थे। टॉपिक जैसे ही खत्म हो रही थी हम उसके जो है क्वेश्चंस कर रहे थे, तो कुछ दिनों से जो है क्वेश्चंस नहीं आ रही थी, तो आज हम फिर उसको रिज्यूम करते हैं। और ये आज है हमारा डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मॉडर्न हिस्ट्री का 3rd क्लास है। तो ये इसमें 10 क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे और क्विकली 10 क्वेश्चंस को देखेंगे। हमने जो लास्ट क्लासेस में जो देखा था प्रीवियस क्लासेस में, तो उसमें से ही ये जो है कुछ टॉपिक मिलेंगे। कुछ अगर नए इन्फॉर्मेशन आपको मिलते हैं तो आप नोट डाउन कीजिए और उसको नोट जरूर कर लीजिए। और क्वेश्चंस जब आप लगाते हैं तो ये जरूर रियलाइज कीजिए कि आपके क्वेश्चंस कितने सही हो रहे हैं और गलत हो रहे हैं। सिर्फ पढ़ना आपका मकसद नहीं होना चाहिए, आपको क्वेश्चन भी सॉल्व करने आना चाहिए। आप पढ़ते जा रहे हो, जब तक आप उसे सॉल्व नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, आप कितने क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। अल्टीमेटली आपको जो है प्रीलिम्स आपको देना है, तो वहाँ पे आपको प्रैक्टिस करके जाना पड़ेगा, तभी आप चीज़ों को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि प्रीलिम्स अब की बार से जो है काफ़ी टफ हो गया है, तो आपको काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस करना और जो है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, आज का टॉपिक है हमारा एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, पोर्चुगीज रूल इन इंडिया एंड एंग्लो डच वार एंड डच इन इंडिया। तो इन टॉपिक से हमारे 10 क्वेश्चन रहेंगे और इनको हम जो है काफ़ी अच्छे से डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि पहला क्वेश्चन है हमारा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द पोर्चुगीज इन इंडिया। पोर्चुगीज के बारे में 3 स्टेटमेंट दिया गया है, उनमें से कौन से सही है। तो पहला, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा वाज द वेल नोन फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ कार्टेज सिस्टम। कार्टेज सिस्टम कहने का मतलब है कि ब्लू वाटर पॉलिसी। तो यहाँ पे क्या होता था कि पोर्चुगीज़ जो है पूरी जो है इंडियन ओशन में कब्जा करना चाहता था और जो है वहाँ पे जो भी उस पर ट्रेड करता तो उसको कार्टेज देता था। तो क्या है कि ब्लू वाटर पॉलिसी को ही कहते हैं कार्टेज पॉलिसी सिस्टम। लेकिन ये कह रहा है कि हिज यूटिलाइजेशन ऑफ कार्टेज सिस्टम इन पैसिफिक ओशन। तो पैसिफिक ओशन में नहीं था कि इंडियन ओशन में था, तो पहला वाला हमारा गलत हो गया। अगर हम एलिमिनेशन ऑप्शन से चले तो 1 गलत हो गए, फिर सी भी गलत हो गया, डी भी गलत हो गए। तो मेरा ऑप्शन जो है 3 हो गया, बी। तो ये अब की बार से जो है एग्जाम में ये टैक्टिक नहीं चलता है कि एलिमिनेशन करके आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो आपको सारे में जो है कॉन्सेप्चुअली चीज़ें अच्छे से आनी चाहिए। तो सेकंड ऑप्शन पर ये आप कहता है द एबोलिशन ऑफ सती वाज नोटेबल। तो एबोलिशन ऑफ सती जो था वो हो रहा था, ये इसलिए हो रहा था क्योंकि जो पोर्चुगीज़ है यहाँ पे सेटल होना चाह रहे थे। तो सेटल होने के लिए उनके वाइफ चाहिए, तो वो चाहते थे कि जो विडो है उनको सती ना किया जाए और उसको इंकरेज करे कि वो पोर्चुगीज़ मैन से शादी करे। और पोर्चुगीज़ मैन को भी इंकरेज किया जा रहा था शादी करने के लिए। फिर लेटर जो है वो मिशनरी एक्टिविटीज़ में लग जाते हैं। तो कहते हैं द एवोल्यूशन ऑफ सती वाज अ नोटेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। तो अल्मीडा के बारे में कहता है, तो ये बात सही है। तो अल्मीडा जो है के बारे में ये कहता है कि सती का जो है एवोल्यूशन करेगा। तो यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन ये होने वाला है आपको, क्योंकि जो है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा क्या होता है, फर्स्ट गवर्नर होता है। तो फर्स्ट गवर्नर होता है 1505 से लेकर 10 तक या फिर 9 तक का रूल करता है, जिसमें ब्लू वाटर पॉलिसी स्टार्ट करता है। तो पहला गवर्नर जो है वो सही है। और ये पे कह रहा है कि फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो है फर्स्ट गवर्नर है, वो सती को एबोलिश करेगा। तो सती को एबोलिश वो नहीं करता है, तो उसको करता है अल्फोंसो दी अल्बुकर्क करता है। तो 3rd नंबर पढ़ते हैं कि ड्यूरिंग द रेन ऑफ अल्फोंसो डी अल्बुकर्क मुस्लिम्स वेयर परसिक्यूटेड। तो यही बात सही है। जब फ्रांसिस्को डी अल्मीडा बनता है तो वो भी जो है मलक्का, हॉर्मुज, ये वाले जो सी रूट है या फिर रेड सी वाले, उसको भी कैप्चर करता है। लेकिन उतने ज़्यादा जो है मुस्लिम को परसिक्यूटेड नहीं करता है। लेकिन जो है कहता है अल्फोंसो दी अल्बुकर्क जो सेकंड गवर्नर रहता है वो काफ़ी बुरी तरीके से जो है मुस्लिम्स को परसिक्यूटेड करता है, काफ़ी हेटेड करता है, वार भी लड़ता है। ठीक, तो जो हमारा ऑप्शन सी हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारा, कि वो है 3rd नंबर क्वेश्चन, सेकेंड नंबर क्वेश्चन। तो सेकेंड नंबर है, which of the following are the factors responsible for the advent of Europeans in India। एडवेंट ऑफ यूरोपियंस के लिए कौन से फैक्टर जो है रिस्पॉन्सिबल थे। तो उनके बारे में फर्स्ट ऑप्शन कहता है कि द राइज ऑफ ऑटोमन टर्क्स का राइज हो चुका था। तो उसमें क्या था कि ऑटोमन टर्क्स का राइज हो रहा था, तो वो कॉन्स्टेंटिनोपल, जिसको इस्तांबुल कहते हैं आज के ज़माने के, 1453 में उसको कब्जा कर लिया था। और जो रेड सी वाला जो रास्ता है या फिर जो मेडिटेरियन वाला जो सी है वहाँ पे, उसको भी कब्जा कर लिया था। एंड जो है सेकंड ऑप्शन कह रहा है द फॉल ऑफ वेनिस एंड सेसेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ जेनेवा। तो ये है वेनिस एंड जेनेवा, ये लोग जो था, तो ये लोग जो है ईस्टर्न पार्ट मतलब वेस्ट में है हमारा यूरोप है, तो ईस्टर्न पार्ट में इंडिया, इंडोनेशिया, ये सब एरिया है। तो ईस्टर्न के साथ जो है इंस्टेंट प्रोडक्ट्स के साथ में, स्पाइसेस वगैरह के साथ में ये लोग ट्रेड करता था। तो और ये लोग इंकरेज भी कर रहा था साथ में पोर्चुगीज़ और स्पेन को कि आप लोग जाइए न्यू
ट्रेड रूट यानी सी रूट को खोजिए। तो पहला वाला सही है, दूसरे वाले भी सही है। एंड थर्ड नंबर में कहता है टू स्प्रेड क्रिश्चियनिटी, तो इन लोगों का भी एक एम रहता है कि नया प्लेस चाहिए जहाँ पे वो क्रिश्चियनिटी स्प्रेड कर सकता है इजीली और जो है अपना रिलीजन प्रोपेगेट कर सकता है। तो थर्ड नंबर भी सही है। एंड जो फोर्थ कहता है इंक्रीज सप्लाई ऑफ मीट इन यूरोपियन मार्केट, तो बेसिकली क्या है कि ये ऑप्शन आपको कहीं रेयरली मिलेगा कि जो है वो स्पाइसेस की जो है तलाश कर रहे थे, तो स्पाइसेस के साथ जो है उनको क्या मीट को प्रिजर्व कर रहा था उनके साथ, तो वो मीट की सप्लाई भी वगैरह जो है बढ़ा दिए थे। तो ये वाला भी ऑप्शन सही है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 1 2 3 4, तो हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। अब चलते हैं हम अपने तीसरे क्वेश्चन पे। तो तीसरा क्वेश्चन है हमारा विद द रेफरेंस ऑफ अराइवल एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पोर्चुगीज रूल इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो पहला स्टेटमेंट है वास्को डी गामा इनकाउंटर हॉस्टिलिटी फ्रॉम द लोकल अरब एंड पॉपुलेस व्हेन द ही अराइव्ड इन कालीकट। तो जो है पोर्चुगीज यानी यूरोपियंस का और जो है अरब यानी टर्किश का जो है काफ़ी दुश्मनी वगैरह रहता है, राइवलरी रहता है। तो वास्को डी गामा कैसे पहुंचता है, तो जो है इनकी जो दुश्मनी है, इनकी राइवलरी को है, इसको इनकाउंटर करने के बाद ही जो है वो कालीकट पहुंच पाता है। तो पहला वाला ऑप्शन जो है हमारा वो सही है कि एंड सेकंड है कि द बैटल ऑफ चोल वाज वन बाय द पोर्चुगीज इन 1508। 1508 में गवर्नर कौन है पोर्चुगीज का, वो है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, अल्बुकर्क सेकंड गवर्नर है। तो ये 1508 में जो है बैटल ऑफ चोल लड़ता है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। तो उसमें क्या होता है बैटल ऑफ चोल में, एक तरफ होता है पोर्चुगीज, एक तरफ पोर्चुगीज है और दूसरी तरफ जो है वो है गुजरात के जो सुल्तान है वो है, प्लस जो इजिप्ट के मामलुक डायनेस्टी है वो है मामेलुक, ठीक है, इजिप्ट के मामलुक प्लस अरब टर्क्स है। तो ये तीनों का जो है जॉइंट अलायंस है, ये तीनों का ट्रिपल अलायंस है। और जो 1508 में जो है एक लड़ाई होता है जिसका बोलता है द बैटल ऑफ चोल। तो इस लड़ाई में जो है पोर्चुगीज़ को जो है काफ़ी बुरी तरीके से हरा देता है, लेकिन पोर्चुगीज़ जो है बाद में फाइट बैक करता है 1509 में, जिसको बोलते हैं बैटल ऑफ ड्यू, और बैटल ऑफ ड्यू को जीत जाता है। इन तीनों को जो है लास्ट में हरा देता है 1509 में, लेकिन ये 1508 में बोला है बैटल ऑफ चौल के बारे में बोला है। तो बैटल ऑफ चौल में क्या होता है कि पोर्चुगीज हार जाता है और मामलुक और बाकी जो है गुजरात की डायनेस्टी है, इजिप्ट और यूरोपियन जो है, इजिप्ट और अरब जो है वो जीत जाते हैं। तो यहाँ पे हार होती है। तो क्या कह रहा है कि द बैटल ऑफ चौल वाज वन बाय द पोर्चुगीज इन 1508। ये गलत बात है कि पोर्चुगीज नहीं जीत रहा है, पोर्चुगीज यहाँ पे क्या करेगा, हारेगा, पोर्चुगीज हार जाएगा। तो पहला वाला जो दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो गलत हो गया। एंड जो है पहला वाला हमारा सही है। तो कौन से हो गए, तो ऑप्शन ए हो जाना चाहिए। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन में हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, मतलब जिसमें जो है ए ओनली करेक्ट है। एंड आगे बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्थ नंबर क्वेश्चन। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वेयर द रीजन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन ऑफ पोर्चुगीज पावर इन इंडिया। पोर्चुगीज पावर जो हार गया इंडिया में, तो उसका क्या रीजन था उसके डिफीट होने के लिए। तो पहला है द कॉन्फ्लिक्ट विद द मुगल एंड मराठा। मराठे के साथ जो है पोर्चुगीज काफ़ी इंटरफेयर करने लगता है, नहीं मुगल्स के साथ, जो मुगल्स का जो भी जो फेवरेबल कंडीशंस है उसको लूज करने लगता है। जैसा कि जो मुगल्स के जो शिप होते हैं उसको अटैक करता है, जिसका नाम है रहीमी, तो जिसमें हज यात्रा वगैरह होते हैं, तो उस पर अटैक करता है। तो बाद में मुगल्स रिटेलिएट करता है, तो वो है। और जो मराठा जो है पोर्चुगीज से जो है बसीन और सैलसिट जीत लेते हैं, तो ये भी एक रीजन है। एंड तो पहला सही हो गया। दूसरा द रिलीजियस इंटॉलरेंस ऑफ पोर्चुगीज क्रिश्चियन मिशनरी एक्टिविटीज़ में काफ़ी जो है फेमस थे, और वो काफ़ी जो है कन्वर्जन करने में जो है काफ़ी जो है लोगों को उकसाते थे कि आपका रिलीजन अच्छा नहीं है, मेरा अच्छा है, इस तरीके से चीज़ें होता था। तो पोर्चुगीज जो है क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने की काफ़ी कोशिश करते थे। तो दूसरा भी रिलीजियस इंटॉलरेंस था उसके अंदर में। एंड थर्ड कहता है कि सैड स्टेज ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स बैक इन पोर्चुगल। एंड जो है फोर्थ कहता है कि डिस्कवरी ऑफ न्यू कॉलोनीज इन जो है साउथ अमेरिका में ब्राज़ील एक जो है कॉलोनी जब बनता है, तो इसका ध्यान उधर चला जाता है पोर्चुगीज़ का, और अच्छे से जो है इंडिया में वो कंसंट्रेट नहीं करता है। तो चौथा भी सही है। तो कहाँ पे 1 2 और 4 सही हो रहा है, 1 2 और 4 इसमें भी सही है और इसमें भी सही है। थर्ड वाला ऑप्शन पढ़ते हैं कि सैड स्टेट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स बैक टू पोर्चुगीज़। तो पोर्चुगीज़ क्या है कि इकोनॉमिक अफेयर्स में जो है वो काफ़ी कंसंट्रेट नहीं करता है, जैसा कि ब्रिटिशर्स हमेशा इकोनॉमी को कभी इग्नोर नहीं करता है अपना, और जो है पोर्चुगीज़ इकोनॉमी को इग्नोर करने लगता है, कॉमर्स को, ट्रेड को। और पोर्चुगीज़ जो है क्रिश्चियन मिशनरी एक्टिविटीज़ और बाकी जो है टेरिटरी को एनेक्स करने में काफ़ी ध्यान देता है। तो ये चीज़ें भी देखने के लिए मिलता है। तो ये जो है इसका हमारा हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर का।
5th नंबर क्वेश्चन पे कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द यूरोपियन कंट्रीज। तो यूरोपियन कंट्रीज के बारे में कौन सी स्टेटमेंट जो है सही है या फिर गलत है, जो भी है। तो पहला, ब्लू वाटर पॉलिसी वाज देयर स्पेशलिटी इन क्रिएटिंग स्ट्रॉन्ग अथॉरिटी इन इंडिया। पोर्चुगीज का ब्लू वाटर पॉलिसी किसने एस्टेब्लिश करा था? अल्फोंसो दी कौन? अल्मीडा अल्बुकर्क सेकंड गवर्नर था। ठीक, पहला वाला जो है सही है कि ब्लू वाटर पॉलिसी से काफ़ी स्ट्रॉन्ग अथॉरिटी कायम करता है इंडियन ओशन में, इंडिया में। सेकंड, दे ब्राउट टोबैको इन इंडिया। तो टोबैको वो इंट्रोड्यूस करता है। दे स्टार्टेड फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस। तो वो प्रिंटिंग प्रेस सबसे पहला लगाता है और इसमें जो है पहला लेटर जाता है जो क्रिश्चियन मिशनरी एक्टिविटीज़ को लेके ही वो लिखता है। तो जो है तीनों ऑप्शन ही सही है। तो इसके अगर ऑप्शन को अगर हम देख ले तो ऑप्शन जो है वो आगे पढ़े तो क्या लिखता है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियन कंट्रीज इज रिलेटेड टू द अबव स्टेटमेंट। तो सारे स्टेटमेंट किससे? पोर्चुगीज के साथ ही है, तो पोर्चुगीज के साथ चला जाता है, तो पोर्चुगल से रिलेटेड है सारे स्टेटमेंट। अब चलते हैं हम 6 नंबर क्वेश्चन पे, वहाँ पे क्या कहता है, विथ रेफरेंस टू वेरियस इंग्लिश मैन who visited India, consider the following statement. First, to get approval to open a factory in Surat, William Hawkins was dispatched by East India Company, the court of Mughal Emperor। ये जब वहाँ से निकलता है तो अकबर के नाम का लेटर लेके आता है, लेकिन अकबर तो उस समय होते नहीं। तो 1608 में आके हॉकिंस 1608 में आते हैं मुगल दरबार में, 1608 में। और हॉकिंस किसके दरबार में पहुँचते हैं? जहांगीर के दरबार में। तो हमने क्लासेस में काफ़ी अच्छे से इसको देखा था। और जो है ये जो है एम्बेसडर के रूप में नहीं आते, एक नॉर्मल जो है फैक्ट्री जो बनाने का अधिकार लेने आते हैं सूरत में वो, लेकिन इससे मिलता नहीं है। और 1612 में ये दरबार छोड़ के चले जाते हैं, 1611 में चले जाते हैं। तो बाद में जो है 1612 में जो है कैप्टन थॉमस बेस्ट जो है 2 जहाज़ लेके आते हैं और पोर्चुगीज़ को काफ़ी मारते हैं। तो जहांगीर इंप्रेस होता है और उसे जो फैक्ट्री बनाने का अधिकार देते थे। और सेकंड जो प्रश्न है, सेकंड स्टेटमेंट है, वो कहता है कि सर थॉमस रो ट्रेवल टू इंडिया एज सैम्स फर्स्ट रिप्रेजेंटेटिव टू द कोर्ट ऑफ मुगल रूलर जहांगीर टू रिक्वेस्ट ऑथराइजेशन टू इंगेज इन ट्रेड ऑन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। मतलब ब्रिटिशर्स जो है अपना ट्रेड करना चाहता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, तो इसके जो है लिए जेम्स फर्स्ट अपना जो है रिप्रेजेंटेटिव यानी एम्बेसडर भेजता है मुगल दरबार में यानी जहांगीर के दरबार में। तो दूसरा वाला सही है। और हमारा पहला वाला भी सही था, टू गेट जो ये था कि हॉकिंस आया था और वो अप्रूवल लेने के लिए आया था पहला। तो दोनों ऑप्शन सही है, तो बोथ जो हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा, बोथ 1 and 2। एंड 6 के बाद 7 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन तो कहता है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द डच एडवेंट टू इंडिया। डच जब इंडिया में आते हैं तो उससे रिलेटेड है। पहला, अर्ली इन 17th सेंचुरी द एस्टेब्लिश देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन पुलिकट। तो डच के बारे में कह रहा है कि वो पहला फैक्ट्री जो है पुलिकट में बना रहा है। हमने देखा था कि फर्स्ट फैक्ट्री जो है डच का बनता है वो मसूलीपट्टनम में 1605 में बनता है। 1605 में जो है कहाँ पे? मसूलीपट्टनम में, मसूलीपट्टनम। और वहीं पे जो है पुलिकट में कब बनता है? 1610 में पुलिकट में बनता है सेकंड फैक्ट्री, जो मद्रास के आसपास होता है। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो गलत हो गया। कहता है इन टर्म्स ऑफ डोमिनेंस इन यूरोपियन ट्रेड विथ द ईस्ट द डच वेयर मोर पावरफुल दैन एनी अदर कॉलोनाइजर ऑफ यूरोप। तो स्टार्टिंग में जो है डच के बारे में जो है कि डच स्टार्टिंग में जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होल्ड रखता है और जो पावरफुल कॉलोनी के जो रूप में जो है इंडिया उसका पावरफुल कॉलोनी के रूप में वो काफ़ी जो है ट्रेड एंड कॉमर्स करता है। तो डच के बारे में ये बात सही है। डच बेसिकली कहाँ पे जो है इंडिया में ट्रेड करता है? जो इंडिया मान लेते हैं कि ये इंडिया का कोस्ट है तो इधर है मसूलीपट्टनम और पुलिकट है। तो यही सारे जो है ईस्टर्न कोस्ट में जो है डच काफ़ी अच्छी तरीके से इंडिया में स्ट्रॉन्ग होल्ड रखता है। तो फर्स्ट नंबर गलत है, सेकंड नंबर हमारा सही है। थर्ड नंबर क्या कहता है? इन द 17th सेंचुरी पुलिकट सर्व्ड एज देयर प्राइमरी सेंटर इन इंडिया। 1510 में जो है 1610 तो 1610 में जो है पुलिकट को सेंटर बन जाता है पुलिकट, और पुलिकट ही जो है हेडक्वार्टर रहता है। तो डच का हेडक्वार्टर जो है पुलिकट बन जाता है प्राइमरी सेंटर। तो दूसरा वाला भी सही है। तो फर्स्ट गलत हो गया, दूसरा सही है। तो फर्स्ट गलत हो गए तो दूसरा सही है, तीसरा सही है। तो बी नंबर तो सही है हमारा, बी नंबर। तो नेक्स्ट है 8 नंबर चलते हैं हम। 8 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वेयर द ट्रेड प्रैक्टिसेस फॉलोड बाय डच ड्यूरिंग देयर ट्रेड ऑक्यूपेशन इन इंडिया। तो पहला
दे स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग कॉटन फ्रॉम कोरोमंडल कोस्ट टू इंडिया एंड अदर साउथ ईस्ट एशियन कंट्री। तो यहाँ पे देखते हैं हम कि ये इंडिया है, इधर है इंडोनेशिया, साउथ एशियन कंट्री जो है मलेशिया वगैरह इधर है। तो यहाँ पे मछलीपट्टनम कोरोमंडल कोस्ट है, पुलिकट कोरोमंडल कोस्ट में है, ठीक। तो यहाँ से जो है इंडिया से वो कॉटन जो है भेजता है यहाँ पे इन एरिया में, फिर यहाँ से जो है फर्दर कहीं और ट्रेड करता है और यहाँ से जो है गोल्ड सिल्वर वगैरह इंडिया में भेजता है। तो ऐसे ट्रेड करता है इंडिया के साथ। तो पहला वाला ऑप्शन जो है हमारा सही है। एंड सेकंड क्वेश्चन जो है, सेकंड ऑप्शन, दे ब्रॉट कॉपर फ्रॉम जापान। तो जापान के साथ कॉपर लेके आता है। एंड सिल्क फ्रॉम चाइना। तो चाइना जो है अभी भी सिल्क के लिए जो है काफ़ी फेमस है और चाइना एंशिएंट सिल्क का जो है पार्ट हुआ करता था और जो कहा जाता है कि एंशिएंट सिल्क रूट जो है इंडिया से होकर के भी जाता है। तो ये काफ़ी फेमस था सिल्क रूट। तो सिल्क जो है चाइना सिल्क के लिए फेमस है। तो सिल्क टू द कोरोमंडल कोस्ट ऑफ इंडिया। तो कॉपर और ये सारी चीज़ जो है लेके आते थे इंडियन कोस्ट में और यहाँ से फिर जो है बाकी वो एक्सपोर्ट करते थे। तो ये दूसरा वाला भी ऑप्शन सही है। एंड सी नंबर क्वेश्चन कहता है सी नंबर ऑप्शन, दे हैड लिटिल पॉलिटिकल इंटरेस्ट इन इंडिया। इंडिया में डच का जो है ज़्यादा पॉलिटिकल इंटरेस्ट नहीं रहता है, वो मिशनरी एक्टिविटीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं और उसके लिए फेमस भी है। और तो सी भी सही है। तो जो तीनों ऑप्शन है वो हमारे सही हो गए। तो अब चलते हैं हम अपना 9 नंबर क्वेश्चन पे। तो 9 नंबर क्वेश्चन है अपना, विथ रेफरेंस टू यूरोपियन पावर्स इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट, पोर्चुगीज एक्वायर्ड गोवा फ्रॉम सुल्तान ऑफ बीजापुर। तो सुल्तान ऑफ बीजापुर से जो गोवा कब एक्वायर किया जाता है 1510 में। एंड तो पहला सही हो गया। सेकंड, डच वॉन ऑल फोर्ट्स ऑफ मलाबार कोस्ट ड्राइव आउट पोर्चुगीज। तो ये सही बात है कि डच जो है सारे फोर्ट जीत लेते हैं पोर्चुगीज के और इसी के कारण जो है पोर्चुगीज जाते हैं बाद में ब्रिटिशर्स को हेल्प लेने के लिए। और ब्रिटिशर्स और पोर्चुगीज के बीच में एक जो है मैरिज प्रपोजल जाएगा और जो है बम्बई जो है डाउरी के रूप में ब्रिटिशर्स को मिल जाएगा, जो पोर्चुगीज का इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर हुआ करता था। एंड थर्ड ऑप्शन कहता है कि मराठास कैप्चर सल्सेट एंड बसीन। तो मराठा जो है सल्सेट और बसीन कब्जा करता है किससे? पोर्चुगीज से, ना कि ब्रिटिशर्स से। तो ये जो है तीसरा वाला गलत हो गया और 1 और 2 सही है अपना। सुन हो जाएगा अपना 1 और 2 सही है तो फिर बी हो जाएगा। और यहाँ पे जो है मराठा जो कैप्चर करता है सल्सेट और बसीन, तो वो 1739 में कैप्चर करता है, ये याद रखना जरूरी है। 1739 में कैप्चर करता है। तो चलते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन पे, जो 10 नंबर क्वेश्चन है वो है कि द इंग्लिश रिसीव द गोल्डन फरमान फ्रॉम। तो गोल्डन फरमान काफ़ी फेमस है, 1632 में मिलता है उसे। कौन देता है 1632 में? वो देता है गोलकंडा के सुल्तान देता है। तो ये मुगल अंपायर ने देता है और ये भी गलत है। और जो फारूक शेर का जो है वो जो है फरमान मिलता है, जिसे दस्तक कहा जाता है, जिसे या फिर उसको कहा जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ यूरोपियन ब्रिटिशर्स कहा जाता है। फारूक शेर का जो फरमान मिलता है वो 1717 में दिया जाता है, तो वो भी काफ़ी फेमस है। तो जो गोल्डन फरमान मिलता है 1632 में, वो जो सुल्तान होता है गोलकुंडा का, तो वो देता है। और बीजापुर बार बार आ रहा है, तो बीजापुर से रिलेटेड जो है, बीजापुर से जो है गोवा जीत लेता है 1510 में। पोर्चुगीज गोवा जीतता है किससे? बीजापुर से के सुल्तान जो होता है उससे जीत लेता है गोवा। तो दोस्तों ये हमारे 10 क्वेश्चन थे, तो हमने इससे काफ़ी डिटेल से पढ़ा है। अगर आप नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड दोस्तों तो जरूर शेयर करें।